नमस्कार, गॉटा स्पीक माय माइंड में आपका स्वागत है। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाह रही थी, कुछ मुद्दों पर अपनी राय रखना चाह रही थी। और वो मुद्दे बहुत ही प्रेजेंट के भी हैं और पास्ट के भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बात कुत्तों की। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सभी स्ट्रे डॉग्स को, आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में डाल दिया जाए और उसके लिए एलीट क्लास वालों का, वोक लिबरल्स का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया कि हमें कुत्ते बहुत पसंद है और हम कुत्तों पर ये जुल्म नहीं होने देंगे। तो मतलब आवारा कुत्ते जो सड़कों पर गोबर खाते हैं और लोगों को काटते हैं, बच्चों को काटते हैं, महिलाओं को काटते हैं, जिनके मुंह में रेबीज़ जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं, जो खुद सड़क हादसों में मारे जाते हैं, उन कुत्तों को अगर शेल्टर होम्स में भेज दिया जाए तो बहुत गलत हो जाएगा। उन्हें सड़कों पर ही मरने के लिए और लोगों को मारने के लिए छोड़े रहना चाहिए। कितने ज़्यादा डिसइल्यूशन ये लोग हैं जो कि धरातल से लोगों से बिल्कुल ही कट गए हैं, आम लोगों से जैसे इनका लेना देना कुछ नहीं है। अब ये उन कुत्तों को कम्युनिटी डॉग्स जो है, किसी ने कह दिया कि ये तो कम्युनिटी डॉग्स है, किसी सेलिब्रिटी ने, शायद कपिल देव ने कहा कि ये कम्युनिटी डॉग्स हैं। कम्युनिटी डॉग्स ये नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में फैल गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि 10 घरों के ऊपर एक कुत्ता है, कालू, भूरा, धोलू, ऐसा उसको कह रहे हैं और उसको रोटी दे रहे हैं और वो 8-10 घरों की अपनी गली की रखवाली कर रहा है। ये कोई गांव का, देहात का मामला नहीं है कि एक आधा कुत्ता गलियों में पड़ा रहता है और पल जाता है और किसी को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं करता। ऐसा नहीं है, ये हज़ारों की तादाद में कुत्ते हैं। इनकी जो ब्रीडिंग को रोकने के लिए जो म्यूनसिपैलिटीज़ को फ़ंड दिया जाता है, उस फंड का शायद दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि ये कुत्ते बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में तकरीबन 2 करोड़ के तकरीबन कुत्ते हो गए हैं। और ये जितने ये जो कुत्ते होते हैं सड़कों पे, ये एलीट क्लास सेलिब्रिटीज़ को, गेटेड कम्युनिटीज़ में रहने वाले अमीर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि अमीर लोग अपनी लिफ्ट से उतरते हैं, फिर अपनी गेटेड कम्युनिटी के गेट में जो है जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर दफ्तर चले जाते हैं उसी गाड़ी से, और उसी गाड़ी में बैठ के वापस आ जाते हैं। इनका गलियों से और इन आवारा कुत्तों से कोई लेना देना होता नहीं है। लेकिन ये नुकसान किसको करते हैं? मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, महिलाओं को, बच्चों को। जी हाँ, बच्चों को और महिलाओं को खास तौर पर कुत्ते, ये जो आवारा कुत्ते हैं, उन पर अटैक कर देते हैं। रेबीज़ के मामले भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक मूर्ख महिला तो ये तक कह रही थी कि रेबीज़ हाथ धोने से निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। रेबीज़ बहुत खतरनाक बीमारी है और वो बीमारी ऐसा है कि टीका लगवाने की कुछ दिन बाद भी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। रेबीज़ जो है चमगादड़ के में पाया जाता है, में पाया जाता है, बिल्लियों में पाया जाता है और कुत्तों में तो ये सबसे ज़्यादा होता है। तो जो रेबीज़ का बीमारी है, वो इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि जब इंसान को कुत्ता काट लेता है और वो टीका समय पर ना दिया जाए तो भी रेबीज़ हो सकता है। कई बार टीका भी बेअसर हो जाता है और रेबीज़ का वायरस दिमाग तक पहुंच जाता है। और अगर कुत्ते ने गर्दन पर काटा है तो वो वायरस दिमाग तक पहुंच ही जाता है। असल में वो वायरस जो है हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, तंत्र को अटैक करता है। मतलब दिमाग से जो बॉडी का कंट्रोल है उस पर वो अटैक करता है। वो दिमाग में इतना ज़बरदस्त अटैक कर देता है कि जो वो व्यक्ति है उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। मतलब वो इतना ज़्यादा डर जाता है पानी से, हवा से उसको डरने लग जाता है और इतनी भयानक मौत होती है कि कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर आदमी मरता है। जब उसके नर्वस सिस्टम पे अटैक हो जाता है, उसके बाद वो आदमी बात करने की हालत में, सामान्य मनुष्य की तरह खड़ा होने की, चलने की, खाने पीने की हालत में नहीं होता। वो बस तड़प तड़प कर मरता है और ये जो है उसको बचाया ही नहीं जा सकता। अगर एक बार रेबीज़ हो गया और रेबीज़ का असर दिमाग पर पहुंच गया और हाइड्रोफोबिया हो गया, मतलब वो आदमी पानी से जैसे डरने लगा, इस तरह की हरकतें अगर शुरू हो गई उसके दिमाग पे अटैक होने के बाद, फिर उसका इलाज नहीं है। इस वायरस के असर को रिवर्स नहीं किया जा सकता। रेबीज़ का जो टीका है वो केवल रेबीज़ के दिमाग पर पहुँचने से पहले तुरंत लगवा दिया जाए तो उसका असर होता है और उसकी कई डोजेज़ होती हैं। ये जो डोजेज़ हैं ये इतनी महंगी नहीं होती। शुरुआती चरणों में जो
आम लोगों को रेबीज कुत्ता काटने के बाद तुरंत जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो इतने महंगे नहीं होते। लेकिन जब रेबीज की बीमारी हो जाए, पता चल जाए कि नर्वस सिस्टम पे अटैक हो गया है, तो हज़ारों रुपए के टीके लगते हैं उस आदमी को कुछ रिलीफ देने के लिए, जिसका मरना तय है, उस इंसान का मरना तय है और इतनी भयानक और बुरी मौत उसकी होती है। कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर भूखा प्यासा वो मरता है। वो खाना नहीं खा सकता, उसे पानी से डर लगता है, वो पानी नहीं पी सकता, उसे हवा से भी डर लगने लग जाता है, उसका दिमाग पूरी तरह से फेल हो चुका होता है। और ये घटना कोई आधा घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा की नहीं होती, कई कई दिनों तक रेबीज के मरीज तड़प कर मरते हैं। इतनी भयंकर मौत होती है, वो इतनी दर्दनाक मौत होती है देखने वालों की भी। तो इस तरह की मौतें किसकी हुई हैं? इस तरह की मौतें बच्चों की हुई हैं, इस तरह की मौतें महिलाओं की हुई हैं और कई बार पुरुषों की भी हुई हैं। तो ज़्यादातर शिकार तो महिलाएं और बच्चे होते हैं, क्योंकि प्रेडेटर्स, कुत्ता एक भेड़िया ही है, भेड़िया की प्रजाति का जानवर है और ये शिकारी जानवर होते हैं। और शिकारी कभी भी किसी ताकतवर इंसान का या ताकतवर जानवर पर हमला नहीं करता। शिकारी हमेशा कमज़ोर पर हमला करता है। तो महिलाएं और बच्चे इसे दूर से ही देखने में कमज़ोर नज़र आते हैं और इसलिए जो है कुत्तों के झुंड, और भेड़िया प्रजाति की एक और बात भी है कि ये झुंड में हमला करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, ऐसे वीडियोस मैंने ट्विटर्स पे देखे, दिल दहल गया। झुंड बनाकर कुत्तों ने बच्चों पर हमला किया हुआ था, महिलाओं पर हमला किया हुआ था, युवा लड़कियों पर हमला किया हुआ था। बहुत ही खतरनाक होता है रेबीज़। और ये जो एलीट क्लास के लोग हैं, ये एक नंबर के फ्रॉडिये हैं। इन्हें कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये बस हर चीज़ में कूल लगना चाहते हैं और अचानक से किसी भी मुद्दे पर ये कूल लगने के लिए ड्रामेबाजियां करते रहते हैं। और भारत में इस तरह की ड्रामेबाजियां बहुत हुई हैं मोदी शासनकाल के आने के बाद। जैसे अपने आप को लाइमलाइट में लाना या सड़कों पे निकल जाना, ये नाटकबाजी बहुत ज़्यादा हुई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तो जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल है। लाखों कुत्तों को रखने के लिए कोई शेल्टर होम नहीं है। इसका इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर तरीके से करना चाहिए। इसका ये आदेश होना चाहिए कि जो वाकई में जंगल हैं, जी हाँ, भारत में 33% से भी ज़्यादा भूमि पर जंगल हैं, ऐसे जंगलों में इन आवारा कुत्तों को भर कर छोड़ के आ जाना चाहिए, ताकि ये मनुष्यों की आबादी तक पहुंच ही ना सकें। और क्योंकि ये जंगली जानवर ही है, ये मनुष्यों के पास रहता ज़रूर है, लेकिन जानवर अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेगा और कुछ ना कुछ जो आप सोचते हैं कि हमारा एक टुकड़ा रोटी का डालने से या पार्ले जी का एक बिस्किट का पैकेट डालने से ये लोग पल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये चाहे गोबर खाएं, चाहे ये छोटे मोटे चूहे वगैरह इस तरह के जानवर खाएं, ये जो कुत्ते होते हैं ये अपना पेट पाल ही लेते हैं। तो ये अपना पेट पाल ही लेंगे अगर आप इन्हें जंगलों में छोड़ देंगे तो। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ध्यान सिर्फ कुत्तों की तरफ क्यों गया? आवारा जानवर क्या और नहीं है? भारत में गायों की समस्या बहुत ज़्यादा है। अब गाय को वैसे तो हिंदू धर्म में माता माना गया है, लेकिन जो लालच है वो इस बात को का पालन करने नहीं देता। तो इस तरह के लोग हैं जो इन गायों को सड़कों पे छोड़ देते हैं कचरा खाने के लिए, और जब ये गाय दूध देने लगती हैं तो इनको घर में ले जाते हैं। गाय एक ऐसा पशु है ही नहीं जो भैंस की तरह एक जगह बंध के रह सके। गाय को बड़ी जगह चाहिए होती है, खुली जगह चाहिए होती है घूमने के लिए। तो क्योंकि चारागाह खत्म हो गए, तो ऐसे ही गायों को छोड़ दिया जाता है और उल्टी सीधी ब्रीडिंग के कारण ये गायें भी बहुत ख़राब हुई हैं। ज़्यादातर गायें इनमें से दूध देने योग्य ही नहीं होती, क्योंकि इन गायों की प्रजातियां जो हैं वो बिगड़ चुकी हैं। जो विदेशी सांड था उसका सीमेन इन हमारे देसी गायों में इंट्रोड्यूस कर दिया गया ज़्यादा दूध के उत्पादन के उद्देश्य से, और उस वजह से ऐसी नस्ल पैदा हुई जो ना तो देसी है और ना ही विदेशी। और ये जो वर्ण संकर नस्ल है ये इतनी भारी तादाद में जो है सड़कों पर आपको दिखती है, वही नस्ल है। आपने देखा होगा ध्यान से कि कोई भी गाय इनमें से सुंदर नहीं होती, किसी का थन बड़ा होता है, छोटा होता है। इस तरह से जो ये गायें हैं, ये मैंने अपने पिता से प्रश्न पूछा था कि अगर ये गाय माता है तो ये सड़कों पर क्यों घूम रही हैं, तो उनका ये कहना था कि ये कचरा खाने वाली असल में गाय है ही नहीं, ये हमारी वो देसी गाय है ही नहीं, उसे तो लालच से खराब कर दिया गया, ये तो वर्ण संकर हैं। तो ये जो वर्ण संकर प्रजाति की गायें हैं, इनको बंद करने के लिए कोई गौशाला पर्याप्त नहीं है। ऐसी कोई गौशालाएं नहीं होती। गौशाला में आप जाके देखोगे गाय भूखी मर रही होती है, उनका चारा भी, उनके चारे का पैसा भी लोग डकार जाते हैं। दूसरा बात ये है
गौशालाओं में इतनी पर्याप्त जगह ही नहीं होती जिस मात्रा में उत्तर भारत में, खासतौर पर इसे काऊ बेल्ट इसलिए कहा जाता है, उत्तर भारत में इतनी ज़्यादा गायें हो गई हैं। तो इनके साथ भी यही करना चाहिए। असल में गायों को चाहिए क्या, हरा ही तो खाना है, घास ही तो खाना है। तो क्यों नहीं भारत के जंगलों में इन्हें ट्रांसपोर्ट करके छोड़ दिया जाता, क्यों नहीं इन्हें छत्तीसगढ़ के जंगलों में, मध्य प्रदेश के जंगलों में, गुजरात के जंगलों में और दक्षिण के जंगलों में पहुंचा दिया जाता। ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी सरकार के हाथ में है, लेकिन सरकार आवारा पशुओं का कुछ कर नहीं रही है। माफ़ कीजिएगा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि जब गाय माता कहना होता है, गाय को माता कहना होता है, तब तो उसे माता कहते हैं, लेकिन जब वो खेतों पर आक्रमण करने लगती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, तब उन्हें आवारा पशु कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान हमेशा इन आवारा पशुओं से परेशान रहते हैं। अब जो वहाँ की सरकार और वहाँ की आम जनता भी अरे आवारा पशु परेशान कर रहे हैं, तो आवारा पशु कहते हैं। कौन है आवारा पशु? क्या खेतों में सुअर हमला कर रहे हैं, या कुत्ते हमला कर रहे हैं, या बिल्लियाँ हमला कर रही हैं? ये गायें ही तो हैं। तो इन गायों को इनकी भूमि में जो जंगलों का जानवर है, जो जंगल में घास खाकर जिंदा रह सकता है, उसको छोड़ के क्यों नहीं आते? तो ये जो है इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हो रहा है। एक तो ग्राउंड रियलिटी से एलीट क्लास का कुछ लेना देना नहीं है। कुत्तों को की समस्या बहुत भारी पड़ गई है, और कुत्तों का वैक्सीनेशन भी होना चाहिए, और कुत्तों का जो उनको न्यूट्र किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर सभी कुत्तों का इनका न्यूट्र कर दिया जाए कि आगे अगले सीज़न में बच्चे ना दें, तो इनकी संख्या कुछ वर्षों में और भी कंट्रोल आ सकती है। तो पहले इन्हें जंगलों में छोड़ना, फिर इन्हें न्यूट्र करना, ये सारी चीज़ें कोई एक समाधान नहीं, इन सबको मिला जुला कर तैयार करना चाहिए। और वैसे गायों के साथ भी कुछ को जंगलों में छोड़ा जा सकता है, कुछ को सख्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है ऐसे लोगों पर जिनकी गाय को वो जानबूझकर सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ रहे हैं, और बाकी जो है इनको गौशालाओं में भी रखा जा सकता है। तो इस तरह से आवारा गायों का और आवारा कुत्तों का इंतज़ाम करना चाहिए। अब इसके बाद बात करती हूँ मैं प्रॉमिस्क्यूटी यानी कि व्याभिचार वर्सेस फ्रीडम की। तो फ्रीडम है, ये बातें बहुत ज़्यादा ही चलने लगी हैं। देखिए, बॉलीवुडिया फेमिनिज़म जो है वो बिल्कुल ही अजीब किस्म का फेमिनिज़म है। तो बॉलीवुडिया फेमिनिज़म क्या है? फेमिनिज़म तो हुआ कैसे था? शुरुआत उसकी ये थी कि महिलाओं और पुरुषों को शिक्षा का, स्वास्थ्य का और रोज़गार का बराबर हक, बराबर अवसर दिए जाने चाहिए। इतना ही था फेमिनिज्म। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, सम्मान। समाज में उन्हें बराबरी का सम्मान दिया जाना चाहिए। जो बात एक के लिए गलत है वो दूसरे पे भी गलत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के लिए ये चीज़ सही है तो दूसरे के लिए इसे गलत करार दे दिया जाए। तो ये जो दोहरे मापदंड है समाज के, ये बंद होने चाहिए। और स्त्रियों को अपने ऊपर जो है सेल्फ लव जागृत करना, कि हम खुद से प्रेम करें और खुद से इतना ना नफरत करें कि कोई हमें छोड़ दे या हमारा अपमान कर दे या हमारे साथ दुष्कर्म, जाति इत्यादि कर दे तो हम खुद को ही समाप्त कर लें। तो अपनी इज्जत करना, ये होना चाहिए था फेमिनिज्म। लेकिन बॉलीवुडिया फेमिनिज्म क्या है? सिर्फ सेक्स तक और सिर्फ शराब तक, सिर्फ ड्रिंकिंग तक ही सीमित रह गया है। सारा का सारा कहानी उसी के आसपास घूमता है। जैसे 4 मोर शॉट्स की तो मैंने उसका रिव्यू ही से देखे, वो तो मैं झेल ही नहीं पाई उस चीज़ को। एक और बॉलीवुडिया फेमिनिज्म की स्टोरी बुर्का अंडर माई लिपस्टिक, ये बड़ी पॉपुलर की गई थी। उसमें एक बुजुर्ग महिला जो है हनी ट्रैप करती है, एक जवान लड़के को बुलाती है अपने आप को एज अ यंग गर्ल शो करके, और जब वो लड़का चला जाता है ये बात का खुलासा होने पे डिस्गस्टिंग फील करके, तो वो खुद ही को विक्टिम भी समझती है। तो ये एक फेमिनिज्म है कि पूरा का पूरा सेक्स पे ही घूमते रहो। और इसमें एक ऐसी महिला भी दिखाते हैं जिसकी शादी तय हो गई है, फिर भी वो जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगी पड़ी है। और छोटी छोटी इसमें अजीब सी कहानियाँ इस तरह की ही ठुसी पड़ी थी। और एक इसमें ये दिखाया गया है कि एक लड़की जो है, क्योंकि इस्लाम का बचाव ज़रूर करना होता है बॉलीवुडिया फेमिनिज्म को, तो एक लड़की जो है बुर्का सिलने वालों के घर में काम करती है, लेकिन जो है वो कॉलेज जाती है जब बुर्का हिजाब सब उतार देती है और जीन्स पहनने की आज़ादी की डिमांड करती है। और बाद में वो एक ऐसी लड़की से दोस्ती करती है जो लड़की उसे बताती है कि ज़्यादा मॉडर्न बन के उसने कुछ नहीं पाया, वो लड़कों के चक्कर में पड़ गई और प्रेग्नेंट हो गई और अबॉर्शन कराना पड़ा। तो देखिए, एक तरह से जैसे मुस्लिम लड़की को डराया गया है कि अगर तुम बुर्का
उतारोगे तो तुम सीधा ही इतने गलत रास्ते पे चले जाओगे कि तुम बिना शादी प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो उस चीज़ का तो बचाव किया गया। हर बाकी हर चीज़ में हर हिंदू महिला पर, चाहे वो बुढ़ी हो चाहे वो जवान हो, सेक्स 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 ये भरा गया था बुर्का अंडर माई लिपस्टिक में। एक और मैंने वेब सीरीज़ देखी अभी हाल ही में, उस वेब सीरीज़ का नाम था बिग गर्ल्स डोंट क्राई। इसका एक शॉर्ट जो है, छोटा हिस्सा बड़ा पॉपुलर हुआ था यूट्यूब पे, जिसमें एक लड़की अंग्रेज़ी के 4 बड़े अक्षर बोलती है और दूसरी को डांटती है। मुझे लगा कि कोई टीनेजर ड्रामा है और बड़ा उत्सुकता हुई देखने की। इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा इसमें भरा हुआ था कि इसमें ये दिखाया गया है कि एक लड़की है जो आराम से स्कूल में 2 साल फेल हो रही है। वो 10वीं क्लास के बच्चों के साथ पढ़ती है, मगर वो 18-19 साल की हो चुकी है और वो क्या कर रही है, वो अश्लील कहानियाँ लिखती है बिना पर्सनल एक्सपीरियंस के। मतलब उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है तो उसने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है, तो उसको ये चीज़ें एक्सपीरियंस करवाने के लिए उसकी जो फ्रेंड्स हैं उसकी वैक्सिंग कर रही हैं, उसकी बिकनी वैक्स कर रही हैं, फिर वो एक कमरा उसके लिए इंतज़ाम कर रही हैं, फिर वो ऑनलाइन किसी से दोस्ती करके स्पेशली एक लड़के को बुलाती है, क्योंकि जैसे उसकी लाइफ का मकसद ही हो कि मुझे जो है वर्जिनिटी लूज़ करनी है। 18 साल की लड़की पढ़ा 2 बार फेल हो रही है, उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब इसमें एक ड्रामा, एक प्ले दिखाया जाता है, सीरीज़ के अंदर एक प्ले दिखाया जाता है जिसमें बच्चियों को मॉडर्न लड़की या ट्रेडिशनल लड़की दोनों की ही समस्या की जड़ एक आदमी है, मतलब पैट्रियार्की ही समस्या की जड़ है, ये दिखाया गया। तो एक तो ये चीज़ें, और मतलब पूरी तरह से ये एक ज़बरदस्ती का LGBT क्यों प्रोपेगेंडा। ऐसा नहीं है कि लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल्स नहीं होते हैं दुनिया में, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। ऐसा नहीं होता कि हर स्कूल की हर क्लास में 2-2, 4-4 निकल रहे हैं, तो इतना ज़्यादा उसमें बिना मतलब में स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है। उसमें ये दिखाया जाता है कि एक लड़की है जिसको दूसरी लड़की से दोस्ती करने के लिए उसको गर्लफ्रेंड बनाने की वजह से स्कूल से पहले सस्पेंड कर दिया जाता है। जब उसकी वापसी बहाली होती है तो पूरा स्कूल मिलकर स्कूल की एक प्रेजेंटेशन को, एक मूर्ति को, जिसके हाथ में एक मशाल थी, उस मशाल को खींच के जो झंडा होता है, सतरंगी झंडा, उसको लगा देते हैं जो LGBT की पहचान है। तो देखिए किस तरह से हमारे बच्चों के, हमारे टीनेजर्स के दिमाग में ये भरा जा रहा है कि पहले तो वर्जिनिटी लूज़ करना बहुत ज़रूरी है मॉडर्न बनने के लिए, और किसी से भी करो, बस करनी ही करनी है। करियर और पढ़ाई की कोई बात नहीं, वो सब फेमिनिज्म नहीं है, वो सब मॉडर्निज्म नहीं है, ये सेक्स ही मॉडर्निज्म है, सेक्स ही फेमिनिज्म है। जैसे कि मैं एक यूट्यूबर अजीत भारती जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा सारा फेमिनिज्म क्लाइटरस में ही आ गया है, मतलब महिला की योनि में ही फंस गया है, ऐसा लगता है। तो यही फेमिनिज्म का वो पार्ट पढ़ाती हैं। और कोई चीज़, रोजगार करना, शिक्षा करना, अपने आत्मसम्मान के लिए जीना, वो फेमिनिज्म नहीं है। अब थप्पड़ एक फेमिनिस्ट मूवी थी, पिंक एक फेमिनिस्ट मूवी थी, पंगा एक फेमिनिस्ट मूवी थी, क्वीन एक फेमिनिस्ट मूवी थी, जिसमें महिला का आत्मसम्मान वैल्यू रखता है। जैसे थप्पड़ में ये दिखाया गया था कि उसका आत्मसम्मान वैल्यू रखता है। ऐसा नहीं कि वो आपके बराबर की है, आपको इतना गुस्सा आ रहा है लेकिन आप अपने बॉस को तो नहीं मार रहे, अपने बाप को तो नहीं मार रहे, अपनी माँ को तो नहीं मार रहे, बस बीवी को क्या समझा हुआ है कि सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसे थप्पड़ मारा जा रहा है। तो और एक थप्पड़ ही काफ़ी है ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि वो व्यक्ति अपनी पत्नी को बराबर नहीं समझता, इज्जत नहीं देता, और वो डिसाइड करती है कि मैं आत्मसम्मान से जीना चाहती है और वो उसे छोड़ देती है। ये कहानी एक फेमिनिस्ट कहानी थी। लेकिन क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है, आदमी छोड़ दिया, फांसी कोई लगा ले रहा है। अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें केंद्रीय विद्यालय की टीचर खुद को ख़त्म कर लेती है, क्योंकि उसका वो डिवोर्स तो एक बहुत बड़ा टैबू है, और उसका परिवार में, मतलब उसके हस्बैंड से पट नहीं रही थी, कुछ दहेज का मामला था या जो भी मामला था, बस इतना ज़्यादा ज़रूरी है शादी की खुद का ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए। इस तरह से मरी जा रही हैं, मारी जा रही हैं, और ये मारने वाला नाटक भी कोई ड्राम में मार दे रहा है, कोई हनीमून पे मार दे रहा है, या खुद मर जा रहे हैं, एक रिश्ते के पीछे खुद को ख़त्म कर लिए जा रहे हैं। तो ये फेमिनिज्म है। क्राइम करना क्या फेमिनिज्म है? वो नहीं, बिल्कुल नहीं है। सेल्फ हार्म करना, खुद को ख़त्म कर लेना फेमिनिज्म है क्या? बिल्कुल नहीं है। खुद की इज्जत करना सीखना, यही तो फेमिनिज्म है। लेकिन ये बॉलीवुड या फेमिनिज्म यही दिखा रहा है। तो अभी हाल ही खबरों में क्या हुआ कि जो हिंदू संत क्या कहेगा, संत अच्छी बातें कहेगा ना, तो संत ने यही कहा कि व्यभिचार नहीं होना चाहिए। तो प्रेमानंद महाराज ने कुछ ऐसी बातें कही, अनिरुद्ध महाराज ने कुछ ऐसी बातें कही, और आ गई एक खुशबू पटानी सारा बकवास करने के लिए कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना क्या बुरा है, और इन्होंने लड़कियों के लिए कुछ कहा, जबकि उन्होंने कहा तो दोनों जेंडर्स के लिए था।
कि व्याभिचार गलत है। और साइंटिफिक ये लोग, ये जो है ये वोक फेमिनिस्ट लिबरल तरह के लोग साइंस करते रहते हैं हर चीज़ में। तो जो साइंटिफिक स्टडी भी कहती है कि जितना आप ज़्यादा व्यभिचार करते हो, जितने लोगों से संबंध बनाते हो, उतने ही आपकी मेंटल हेल्थ की, आपकी फिजिकल हेल्थ की बैंड बच जाती है, उतना ही सत्यानाश हो जाता है आपका। आप कई तरह की मानसिक बीमारियों में घिर जाते हो, कई तरह की शारीरिक बीमारियों में घिर जाते हो, जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस तो है ही, जिसमें से HIV है जो आगे चल के एड्स बन जाता है, गोनोरिया की बीमारी है, सिफिलिस की बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। ये के साथ साथ जो है दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, वो इतना कर चुके होते हैं कि वो अपनी जो नॉर्मल लाइफ है वो भी इंजॉय नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को कहा गया, लेकिन नहीं, उन्होंने तो इसे महिलाओं पर व्यक्तिगत हमला समझा और कहा कि लिव इन में रहना चाहिए। देखिए, लिव इन में रहना तो इससे बढ़कर कोई मूर्खता नहीं, इससे बढ़कर कोई मूर्खता है ही नहीं महिला के लिए, क्योंकि शादी में कम से कम सामाजिक और धार्मिक मान्यता तो है। अगर आप वैसे जो कोर्ट की बात जहाँ तक की जाए तो कोर्ट तो कहता है कि अगर आप लिव इन में रह रहे हो और लंबे समय से रह रहे हो तो आपको पत्नी के बराबर माना जाएगा। तो कोर्ट तो है कि आपकी मूर्खतापूर्ण फैसले में भी आपका बचाव कर रही है महिलाओं का, लेकिन महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी बर्बादी खुद कर रही हैं ये इस तरह का रास्ता अपनाकर। समाज की मान्यता नहीं, धर्म की मान्यता नहीं, और फिर भी इसको सही ठहरा रही हैं। ऐसे रिश्तों में जब गर्भ ठहरेगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? वो लड़का तो भाग जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे रिश्ते जब टूटते हैं तब ये लड़कियां जो अपने आप को मॉडर्न कह रही थी, मॉडर्न फेमिनिस्ट समझ रही थी, इन्हें अचानक से लगता है कि इनके साथ शारीरिक शोषण हुआ है। ऐसा ही एक मामला जो मेरी संज्ञान में आया था कि एक व्यक्ति को उसकी गर्लफ्रेंड ने शादी का झांसा देके दुष्कर्म इसका इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि वो व्यक्ति उससे शादी नहीं कर रहा है। तो ये क्या पागलपन है कि पहले तो आप किसी के साथ रिश्ते में जाते हो और कहते हो हमारी फ्रीडम है, हमें शादी करनी ही नहीं है, हमें तो ऐसे ही रहना है। और जब वो आदमी आपसे तंग आकर या आपसे बोर होकर या उसकी मर्जी, जब आपने कोई कमिटमेंट लिया ही नहीं था दुनिया के सामने, तो वो कमिटमेंट छोड़कर जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं लेना चाहता, तो आप क्यों रो रहे हो? आप क्यों ये एक भी फेमिनिस्ट आपको ये कहते हुए नहीं दिखेगी, बॉलीवुड या फेमिनिस्ट ऐसे ही नहीं दिखेगी जो कहेगी कि शादी का झांसा दे के दुष्कर्म वाला कानून बहुत गलत है और इसे खारिज होना चाहिए। अगर इतना ही दम है तो ये क्यों फील करती हो कि हमें यूज़ किया गया? तो ये जो महिलाएं हैं, गटर मेंटालिटी वाली महिलाएं, इररेशनल महिलाएं जो व्याभिचार को कूल समझ रही हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप में कितने क्राइम होते हैं, श्रद्धा वालकर को कैसे काट के मार के फेंक दिया गया, ये तो सबके आगे ही है। अब ये जो लिव इन वाला जिहाद भी चल रहा है, क्योंकि हिंदू लड़कियां मूर्ख हैं, वो जाके मुस्लिम बॉयफ्रेंड्स के साथ रहने लग जाती हैं, और जो मुस्लिम बॉयफ्रेंड है वो कुछ वर्षों बाद या उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसको मार देता है या छोड़ के चला जाता है, फिर ये सारा ड्रामा होता रहता है। अभी हाल ही में पता चला कि एक तलाकशुदा महिला को उसके मुस्लिम बॉयफ्रेंड ने मार दिया, क्योंकि वो नहीं लेना चाहता था तीसरी बीवी की जिम्मेदारी। जी हाँ, उसकी तीसरी बीवी बनना चाहती थी वो लड़की, क्योंकि वो पिछले कई वर्षों से उसके साथ रह रही थी। तो प्रॉमिस्क्यूटी के बारे में आपने समझ लिया, और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता। अंगुलमाल डाकू भी जब बन सकता है वाल्मीकि, तो हर व्यक्ति बदल सकता है। शराब पीने वाला व्यक्ति सज्जन व्यक्ति हो सकता है, शराब छोड़ सकता है, सिगरेट छोड़ी जा सकती है, ये जो मुंहमारी की जिनकी आदत है, ये मुंहमारी की आदत छोड़ी जा सकती है। ये 50-50 बॉडी काउंट हुए जा रहे हैं, ये 51-52 की उम्र में पता चल रहा है 500 के साथ कर लिए। संजू नाम की फिल्म बनी थी संजय दत्त पे, जिसमें वो ब्रैग कर रहा था, मतलब बड़ाई कर रहा था कि मैंने 300 वुमेन के साथ रिश्ता बनाया है। तो ये चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं, अच्छा इंसान बना जा सकता है। लेकिन अच्छा तो तभी है कि अगर आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बिगाड़े बिना ही बन जाएं। अभी कंगना रनावत जी ने भी कहा है कि जो ये डेटिंग साइट्स है ये गटर हैं। मैंने कभी डेटिंग साइट नहीं ज्वाइन की, और मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल उसने सही कहा, क्योंकि वो सही कह रही है कि जो अमेरिका में 40-50 किलोमीटर एक दूर घर है, बहुत बड़ी जगह है और बहुत कम आबादी है, उन लोगों के लिए चीज़ चली थी। हर चीज़ अपने में बिना मतलब में लगा लेना। यहाँ तो 150 करोड़ जनता है, आपको अपने आसपास कोई नहीं मिल रहा, अपने काम करने की जगहों पर कोई नहीं मिल रहा,
आपके पढ़ने की जगहों पर कोई नहीं मिल रहा, आपके रिश्तेदार किसी से नहीं मिलवा पा रहे, आपके दोस्त किसी से नहीं मिलवा पा रहे, तो अजनबी लोगों से साइट्स में जाके आपको क्या मिल जाएगा। साइट्स में ऐसा ही होता है जैसे लड़की को लगता है कि वो समंदर में रहकर भी प्यासी है क्योंकि सारा पानी खारा है, क्वालिटी बहुत ख़राब लगती है लड़कों की। हर किसी को लगता है कि जो है आके बस रिश्ता बना के भाग जाना है, इस तरह के आते हैं। कोई स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में के लिए नहीं आता। दूसरी तरफ लड़कों को लगता है कि हमें तो कोई सिलेक्ट ही नहीं कर रहा क्योंकि वो इतने जो ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और उनको कोई अप्रोच नहीं कर रहा, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती हैं ऐसी साइट्स का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अब मैं आपको लव जिहाद की बात बताती हूँ। ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जो वोक फेमिनिस्ट है, ये सब मना कर रही हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ होती है, जबकि लव जिहाद की एग्जिस्टेंस है। क्योंकि कुरान के मुताबिक क्या है कि कोई भी मुसलमान गैर मुस्लिम व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम वालों को अपना मज़हब बढ़ाना है, और ये भी है कि एक मुस्लिम 4 महिलाओं से शादी कर सकता है। अब किसी भी जनसंख्या में कुदरती तौर पर ऐसा होता है, नेचुरल ऐसा होता है कि महिला और पुरुषों की संख्या बराबर होती है। तो जब वहाँ का एक पुरुष 4 महिलाओं के साथ शादी करने की कोशिश करेगा तो वो कैसे कर पाएगा, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों की संख्या तो उस समाज में बराबर है। तो वो दूसरे समाजों से, दूसरे मजहबों से, दूसरे धर्मों से लड़कियाँ अपने में लाने की कोशिश करेगा, और ऐसा ही इन्होंने किया है। और ख़ास तौर पर इनके में ये भी है कि भाई इससे कोई पुण्य मिल जाएगा, कोई सवाब जिसे कहते हैं वो मिल जाएगा। तो ये चीज़ें होती रहती हैं और बहुत सालों से हो रही हैं। अब इसका अलग अलग तरीका होता है। कई जगह पे तो छांगुर बाबा जैसे रैकेट्स चल रहे होते हैं जो महिलाओं को बेच देते हैं, जवान लड़कों को पैसे देते हैं कि वो लड़कियों को पटाकर इस कल्ट में लेकर आएँ, और फिर उन लड़कियों के ऐसे वीडियोस बनाकर उनके साथ दुष्कर्म करके उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के जाल में धकेल दिया जाता है। उनको समाज की मुख्य धारा से, उनके परिवार से, उनके दोस्तों से, उनके कलीग से सबसे तोड़ के अलग कर दिया जाता है। तो जो अब्यूज़र होता है वो हमेशा आपका सपोर्ट सिस्टम खत्म करता है, तो इन लड़कियों का सपोर्ट सिस्टम खत्म कर दिया जाता है। तो छांगुर बाबा जैसे लोग सामने आ रहे हैं। अजमेर में 1990 में ऐसा ही हुआ था, जिसमें रेप्स की एक चेन बन गई थी पूरी तरह से, कि एक लड़की के साथ किया गया, अजमेर शरीफ के खादिम द्वारा सोफिया स्कूल की लड़कियों के साथ किया गया। फिर उन लड़कियों को कहा गया कि उस लड़की को बुला के लाओ। इस तरह से ब्लैकमेलिंग का जाल में इन लड़कियों के परिवार के महिलाएं भी आ गई, और ये बहुत बड़ा कांड हो गया था। तो ये भी एक कांड होता है कि उन महिलाओं को 15 से 12-13 से, बल्कि बचपन से ही शुरू हो जाती है कि जैसे ही वो 8-9 साल की हुई तब से लेकर 35-36 साल की उम्र तक, जब तक वो पूरी तरह से बुजुर्ग जैसी नहीं हो जाती, या उनका जो युवा शरीर है उसको निचोड़ नहीं दिया जाता, तब तक उनको इस तरह की चीज़ों से भटका लो। या तो विवाह के जरिए उनको, निकाह के जरिए उनको इस कल्ट में लेके आओ, या फिर उनको ऐसे दुष्कर्म किए और जालों में फंसाकर उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दो, या मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दो, फिजिकली इतना हार्म कर दो कि वो एक सामान्य जीवन ना जी सके, और अपने धर्म में वापस जाकर दोबारा अपने ही धर्म के लोगों से सही समय पर विवाह करके जो है संतान उत्पन्न ना कर सके। उनको डैमेज करना भी एक तरीका होता है। यही तरीका यूके ग्रूमिंग गैंग्स ने अपनाया। यूके में पाकिस्तानी मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग्स ने क्या किया कि अनाथ अंग्रेज़ बच्चियों को से दोस्ती करने के लिए छोटे मुस्लिम लड़कों को भेजा, जो टीनेजर्स ही होते थे। उन लड़कों ने उन्हें नशे की आदत डलवाई, और फिर बड़े अंकलों के पास उन लड़कियों को भेजा, और फिर ऐसे ही एक चेन बन गई, एक दुष्कर्म की चैन बनती चली गई। और इन बच्चियों को इतना हार्म किया गया कि ये बच्चियाँ कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाई। ये बच्चियाँ कभी भी जो अंग्रेज़ लोगों से, वापस ईसाई लोगों से विवाह करके संतान उत्पन्न नहीं कर पाई। कुछ वेश्यावृत्ति में धकेल दी गई, कुछ लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया, कुछ जो है हमेशा के लिए मेंटली डिस्टर्ब हो गई। इस तरह से उनकी जीवन को बर्बाद कर दिया। यही तरीका केरला स्टोरी में दिखाया गया था, और लव जिहाद का सबसे पहले जो नाम है वो केरला की अदालत में ईसाइयों ने इस्तेमाल किया था कि हमारी जो बच्चियां हैं, जो ईसाई बच्चे हैं, उनको ये बहका रहे हैं ग्रुप्स बनाकर, गैंग्स बनाकर। अब इसका जो और भी तरीका होता है, इतना ज़्यादा इस्लामिस्ट
अपने ऊपर हुई एट्रोसिटीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, या दिखाना कि पूरी दुनिया में हम ही प्रताड़ित हैं हमेशा से, इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर देना अपने विक्टिम को कि उनका विक्टिम ये पता चलने के बावजूद कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, अपने एब्यूज़र का बचाव करता नजर आए। तो देखिए, रुचिका शर्मा नाम की एक इतिहासकार हैं, उनका ही कहना था कि उनका मुस्लिम बॉयफ्रेंड उन्हें 10 वर्षों तक, 20 से लेकर 30 साल की उम्र तक उनके साथ मारपीट करता रहा, दुष्कर्म करता रहा। लेकिन क्योंकि भारत में इस्लामियों के खिलाफ माहौल बहुत ख़राब है और इस्लामोफोबिया बहुत फैल रहा है, तो वो अब उस बॉयफ्रेंड के खिलाफ शिकायत नहीं करना चाहती। ऐसा ही कुछ यूके ग्रूमिंग गैंग्स के मामले में हुआ था कि पुलिस इस्लामोफोबिया वाले शब्द से इतना डरती थी कि कोई उन्हें रेसिस्ट और इस्लामोफोबिक न कह दे कि उन्होंने इन बच्चियों की शिकायतें ही दर्ज नहीं की जो वहाँ पर इन जिहादियों का शिकार थी। ऐसा ही बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है। छांगुर बाबा ऐसा कर रहे हैं। रुचिका इकलौता एग्जाम्पल नहीं थी। जब उसने अपनी बात रखी थी उस समय एक बात और चल रही थी कि वायर का जो एक पत्रकार है जिसका नाम है ओमार ने अपनी गर्लफ्रेंड, हिंदू गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा किया, दुष्कर्म किया, उसे मारा पीटा, उसको बीफ खाने के लिए दिया और सेक्युलरिज्म का प्रमाण लेने की कोशिश की और इतना प्रताड़ित उसको किया गया। अब ये बात देखिए कि अगर वापस ऐसे लोगों पर कहा जाए कि तुम पोर्क खाकर सेक्युलरिज्म का प्रमाण दो, क्योंकि ये मिलते तो सब बड़े प्रोग्रेसिव बनकर हैं महिलाओं से, तो क्या ये करेंगे? ऐसा नहीं होगा। अब उस बच्ची की जीवन बर्बाद कर चुके हैं, अब उसके लिए सामान्य जीवन जीना बहुत मुश्किल है। जब ये बातें खुल रही थी तो ट्विटर पे जो फेमिनिस्ट और प्रोग्रेसिव वुमेन है उनकी बाढ़ आ गई। उन सब ने अपनी अनुभव साझा किए कि क्योंकि भारत में इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ माहौल बहुत नेगेटिव है, इसलिए वो अपने ऊपर हुए अत्याचार का जो है खुलासा नहीं कर रही और एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रही, और उन सब के मुस्लिम बॉयफ्रेंड्स ने उन्हें वर्षों तक प्रताड़ित किया। तो इस वजह से ये महिलाएं अब विवाह योग्य होते हुए भी विवाह नहीं करती, इतना डरती हैं, पुरुषों से इतना डर मन में बैठ गया है, लेकिन उसको एक्सपोज नहीं करना है। तो रुचिका अब 30 वर्ष की हो गई है और शायद वो अब इतनी डैमेज हो चुकी है कि वो अपने संतानोत्पत्ति के जो वर्ष हैं उनको गंवा दे और वापस इस धर्म में उसका जो है वंश ना चल पाए। तो इस तरह से महिलाओं को डैमेज कर देना या उनसे मुस्लिम बच्चे पैदा करवाना, इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोग्रेसिव फेमिनिस्ट महिलाओं को बेवकूफ़ बनाकर उनसे नॉर्मल शादी भी की जाती है और धीरे धीरे उन्हें अपने कल्ट में लाया जाता है। जैसे आज स्वरा भास्कर ने कहा है कि उनका पति तो पसमानदा मुसलमान है और वो ब्राह्मण है। ऐसा बकवास बात है ये, क्योंकि चाहे उस लड़की ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी रजिस्टर की हो, इस बात की गारंटी है कि उसने अपनी बच्ची का नाम एक मुस्लिम नाम रखा है, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक गैर मुस्लिम से शादी नहीं हो सकती। मुसलमान से शादी करना इंटर रिलीजन मैरिज नहीं है, क्योंकि मुसलमान से शादी करते ही वो व्यक्ति जिसने शादी की है उसे इस्लाम में आना ही होता है। तो इन सभी महिलाओं को कलमा पढ़ाकर इनका मत परिवर्तन या तो शादी के समय ही हो जाता है या कुछ वर्षों बाद होता है, लेकिन होता ज़रूर है। और जाहिर तौर पर जो है बच्चे हमेशा मुस्लिम पैदा होते हैं। तो ऐसे ही ऋचा चड्ढा अपना दिमाग लगा रही थी और जो बाकी नॉर्मल लोगों को वो गंवार कहती हैं और खुद को बड़ी फेमिनिस्ट करती हैं। तो ऋचा चड्ढा ने एक मुस्लिम बच्ची पैदा कर दी है और स्वरा भास्कर ने भी एक मुस्लिम बच्ची पैदा कर दी है। इसी तरह सैफ अली खान ने 2 हिंदू औरतों से 4 मुस्लिम बच्चे पैदा किए हैं। इसी तरह उसके बाप ने भी सैफ अली खान के बाप नवाब अली खान पटौदी ने शर्मिला टैगोर से शादी करके जो है 2 मुस्लिम बच्चे पैदा किए थे। तो इस तरह से अपना कल्ट बढ़ाने का एक उद्देश्य चल रहा है। लव जिहाद एक सच्चाई है। वायर के ही पत्रकार श्रीनिवासन जैन ने लव जिहाद एंड अदर फिक्शंस नाम की बुक लिखी थी और उस बुक के विमोचन करने के लिए कांग्रेस के प्रोग्रेसिव माने जाने वाले इलीट क्लास के शशि थरूर आए थे, जबकि केरला में लव जिहाद की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से है। केरला का इस्लामाइजेशन बहुत तेजी स्तर से हो रहा है। तो ये आप समझ गए कि ये जो लव जिहाद है इसको भी लेफ्ट विंग कांग्रेस इकोसिस्टम प्रोपेगेंडा करार दे रहा है। तो इससे बचने की बहुत आवश्यकता है। इसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। तो शाहरुख खान का देख लीजिए, चाहे उसने घर में मूर्तियाँ रख रखी हों, चाहे नाटकबाजी जो भी कर रखी हो, उसके दोनों बच्चे मुस्लिम ही हैं। और इसी तरह से रत्ना पाठक जो कि करवा चौथ में उसे सारी पैट्रियार्की नज़र आती है, उस महिला ने एक मुस्लिम नस्रुद्दीन शाह से विवाह किया और 2 लड़के पैदा किए, दोनों मुस्लिम हैं। इसी तरह से इरफान खान, जी हाँ, जो थोड़े प्रोग्रेसिव बनते थे, इरफान खान जो एक्टर थे
उन्होंने भी एक हिंदू महिला से शादी की और मुस्लिम बच्चे पैदा किए। इन सभी आदमियों को जो बॉलीवुड के होते हैं, इनको प्यार हिंदुओं से ही होता, इनको अपने रिलीजन में कोई प्यार नहीं होता। तो सलमान खान ने भी कोशिश की थी ऐश्वर्या राय को अपनी तरफ लाने की, शायद उनसे विवाह की। उससे पहले सलमान खान ने कोशिश की थी संगीता बिजलानी से विवाह करने की, लेकिन वो इतना बड़ा अब्यूज़र है कि कोई महिला उसके पास टिक नहीं पाती। लेकिन जब एक रिश्ता टिक रहा था और लंबे समय से चल रहा था, तब भी उसने उस लड़की से शादी नहीं की, जिसका नाम आप जानते ही हैं, जो कि अब पत्नी बनी है, माफ़ कीजिएगा, मैं उस बहुत मशहूर कैटरीना कैफ जो एक मुस्लिम थी, उससे शादी नहीं की। कैटरीना कैफ को बाद में विकी कौशल से शादी करनी पड़ी। तो कभी भी इनको अपने रिलीजन में शादी करने को नहीं होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं और इन्हीं हीरो हीरोइंस को देख कर जो आम लड़कियां हैं वो मूर्ख बन जाती हैं कि जैसे वो कोई ग्लैमराइज चीज़ में एंटर कर रही हैं, जबकि हर छोटी चीज़ को एक बिंदी लगा लेंगी, उसमें उन्हें पैट्रियार्की नज़र आएगी। करवा चौथ करना है करो। हरियाणा साइड में तो इतना ही कोई रिवाज था भी नहीं, इतना कोई बड़ी चीज़ थी भी नहीं। ये तो ग्लैमराइज होता गया और अब फैलता गया और फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के उद्देश्य से कुछ लोग कर लेते, पर इतना ज़्यादा इसको ये कहना कि पैट्रियार्की, लेकिन बुर्का में जो चमगादड़ बन के घूम रहे हैं उसमें पैट्रियार्की नहीं दिखती। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको ये समझने की। अच्छा, एक ये चीज़ मैंने कवर कर ली, हिंदू जेनोसाइड को प्रोपेगेंडा करार देना। तो कश्मीर में जेनोसाइड हुआ बहुत, जो कश्मीर फाइल्स मूवी में सारी घटनाएं दिखाई गई, वो सारी घटनाएं गूगल पर सर्च कर लीजिए। सरला भट्ट का नाम सर्च कर लीजिए, गिरजा टिक्कू का नाम सर्च कर लीजिए, यासिन मलिक का नाम सर्च कर लीजिए, बिट्टा कराटे का नाम सर्च कर लीजिए। आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा कि कुछ भी उसमें से प्रोपेगेंडा नहीं है, वो सच है जो कुछ था। तो बार बार ये जो लेफ्ट विंग कांग्रेस इकोसिस्टम है, ये जो वोक लिबरल्स है, ये सेक्युलरिस्ट हैं, लिबर्टार्ड्स हैं, ये प्रोपेगेंडा क्यों करार दे रहे हैं इसे? क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि इस्लाम की जो चेहरा है वो सबके सामने एक्सपोज हो। तो कश्मीर फाइल्स को इन्होंने प्रोपेगेंडा करार दिया तो समझ में आया कि चलो वो 30-35 साल पहले हुआ था, लोगों को याद भी नहीं होगा। उदयपुर फाइल्स में चाहे कितनी भी बुरी फिल्म बनी हो, इसको भी ध्रुव राठी और उसके जैसे जो लालची लोग हैं, जो पैसे लेकर एक वर्ग को टारगेट करते रहते हैं और एक वर्ग को हमेशा पीड़ित बताते रहते हैं, उन लोगों ने इस उदयपुर फाइल्स को भी प्रोपेगेंडा करार दिया। जबकि उदयपुर फाइल्स में जो जिस कहानी पर वो बनी है, कन्हैया लाल टेलर, उसकी हत्या तो मुस्लिम आतंकवादियों ने ऑन कैमरा की थी। अब बंगाल फाइल्स को भी प्रोपेगेंडा करार देने की कोशिश हो रही है और बिल्कुल उसको कह ही दिया जाएगा थोड़े दिन में कि प्रोपेगेंडा है। सिर्फ उसका ट्रेलर बाहर आया है जो कि डायरेक्ट एक्शन डे पर बेस्ड है, कि डायरेक्ट एक्शन डे पर कैसे हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था बंगाल में। तो हिंदू जेनोसाइड क्यों होता है, कैसे होता है, लगातार होता रहता है और क्यों होता रहा है इस्लामियों द्वारा, ये बात समझने की ज़रूरत है। क्योंकि इस बात को जानना बेहद ज़रूरी है कि मुसलमान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस्लाम में है। जितना ज़्यादा इस्लाम कोई मुसलमान अपने सर में घुसाता है, वो इतना ही बड़ा जिहादी, उतना ही बड़ा आतंकवादी बन जाता है। जितना उस इस्लाम को अपने से दूर रखता है, वो इतना ही सभ्य, संस्कारी, कानूनों को मानने वाला एक सज्जन व्यक्ति बनता है। तो इस्लाम में प्रॉब्लम है, ये बात जानने की बहुत ज़रूरत है। और इसलिए ये जो झूठे लोग होते हैं वो इससे प्रोपेगेंडा करार देते हैं, क्योंकि जिहाद डॉलर इनके पास पहुँच जाता है। क्योंकि सऊदी अरेबिया समेत तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में तेल निकल आया, वो भी अल्लाह का करम देखिए, भगवान का करम देखिए कि पता नहीं सबसे ज़्यादा भ्रष्ट लोगों में ही जो है ये तेल क्यों निकला, और निकल तो आया और उस वजह से ऐसा हुआ कि वो लोग जो टेंटों में रहते थे वो लोग इतने अमीर हो गए कि वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचार पूरी दुनिया में फैलाने के लिए पैसा फेंकने लगे। और उस पैसे का कमाल ये है कि हिंदू जेनोसाइड को जो है प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है और हिंदुओं को ही आतंकवादी बताते हुए मूवीज़ बनती हैं, वेब सीरीज़ बनती हैं, जैसे कि सेक्रेड गेम्स, लीला, मैं हूं ना, इस तरह की फिल्में बनती हैं। अब टीम हिंदुत्व, देखिए पहले तो मैंने हिंदुत्व वाली बुक पढ़ के सुनाई है, पर उसकी आवाज़ पे कुछ दिक्कत है तो मैंने शॉर्ट में भी बताई थी। हिंदुत्व वाली बुक जो है वीर सावरकर जी ने लिखी थी और उन्होंने पहले तो ये बताया था कि जो हिंदू शब्द है वो किसी आक्रमणकारी ने हमें नहीं दिया, किसी ने हमें चोर, डाकू ये समझ के हिंदू शब्द नहीं दिया। हिंदू जो है सिंधु से बना है और जो उस समय के आर्यन निवासी थे, यानी ईरान के जो लोग थे, वो स और ह को एक जैसा ही बोलते थे। तो
असुर जो शब्द है वो असल में अहुर शब्द है। हिंदू जो है सिंधु शब्द से बना है, और पहले भारत को सप्त सिंधु 7 नदियों वाला देश कहा जाता था। सिंधु सागर को भी कहते हैं, और सिंधु भारत में एक नदी भी है जो पाकिस्तान की तरफ बहती है। हमारे राष्ट्रगान में भी आता है पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग। तो जो सिंध प्रांत है वो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है, तो सिंध से ही हिंद बना, और इसीलिए हमारा नाम सप्त हिंदू, फिर सप्त सिंधु, फिर सप्त हिंदू, फिर हिंदू हमें कहा जाने लगा। तो पहले तो हिंदुत्व का मतलब ये है कि हमारा नाम बाहरी नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा हिंदुत्व लोग का मतलब क्या है, हिंदू कौन है? हिंदू वो व्यक्ति है जिसे भारत की संस्कृति से, भारत की सभ्यता से प्रेम है। अब इसमें एक्सेप्शन भी दिए उन्होंने, ऐसे लोग, ऐसे मुस्लिम लोग, ऐसे ईसाई लोग जिन्हें वाकई में भारत की प्राचीन सभ्यता से प्रेम है, जिन्हें वाकई में ये लगता है कि ये पुण्य भूमि है, ये पवित्र भूमि है, जिसमें हमारे पूर्वजों ने जो है अपने प्राण त्यागे, इसमें उन्होंने तपस्याएं की, इसमें उन्होंने तरह तरह की चीज़ें खोजी, धर्म को खोजा, विज्ञान को खोजा, सब कुछ हमारा इस धरती से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग जो इस धरती से प्रेम करते हैं वो भी हिंदू की ही श्रेणी में आते हैं। इसलिए आरएसएस आपको कभी कभी कहते सुनेगी कि भारत में होने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर वीर सावरकर कहते हैं कि वो व्यक्तियों को एक्सेप्शनली हिंदू माना जा सकता है, मुस्लिम्स में से और ईसाइयों में से भी, जो भारत को एक पुण्य भूमि और भारत को अपनी पूर्वजों की भूमि मानते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है असल में। ज़्यादातर जो ये विधर्मी हैं, जो हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं, जो कन्वर्ट हो चुके हैं, जिन्हें कन्वर्ट किया जा चुका है, ये अपनी पवित्र भूमि, जो ईसाई है अपनी पवित्र भूमि वेटिकन को मानते हैं या जेरूसलम को मानते हैं, और मुस्लिम अपनी पवित्र भूमि काबा को मानते हैं। और दोनों ही अपने आप को बार बार तोड़ने का प्रयास करते हैं कि नहीं, हम इस भूमि के नहीं हैं। दोनों ही इस बात को अस्वीकार करते हैं कि उनका कन्वर्जन हुआ था। तो जबकि वो ये जानते हैं कि उनके रिलीजन में कन्वर्जन एक अनिवार्य शर्त है, दूसरों को इसमें मत में लेके आना एक अनिवार्य शर्त है, और उनका जीवन इसमें जाता है कि आप उसमें लेके आएँ। सेल्फ सफिशिएंट रिलीजन नहीं है कि अपना पूजा पाठ कर लिया उससे हो गया, नहीं, दूसरे को ज़रूर इसमें लेके आना है। तो मेरी एक बचपन में नहीं, कॉलेज में एक लड़की थी, मेरे साथ पढ़ती थी, वो कहती थी कि वो पुर्तगालियों की वंशज है, क्योंकि उसके नाम के साथ डिसूजा यानी कि एक अंग्रेज़ी नाम जुड़ा हुआ था, वो ही साइड थी। तो सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा ये खुद को ही ब्रेन वॉश कर लेते हैं। जब शक्लें पूरी हिंदुस्तानी हैं तो कहाँ से पुर्तगाली हो गए हो। तो इस तरह से हिंदुस्तान का मुसलमान भी सोचता है कि मैं मुगलों के साथ बाबर के घोड़े के पीछे ही बैठ के आया, मैं वहाँ से ही आया, मैं तुर्किस्तान से आया मतलब टर्की से आया, मैं मंगोलिया से आया मतलब मंगोल हूँ, मैं मुगल हूँ, मैं सारा उन्हीं घोड़ों पर बैठा हुआ था। ये ऐसे ही सोचते हैं। मैं अरब से आया, मैं तो मीर कासिम हूँ, मैं तो जो पता नहीं कौन कौन से तैमूर ये वो जो आए थे भारत में, मैं तो सब उन्हीं के साथ में आया था। ऐसा नहीं, यहीं पे जूते पड़े, यहीं पे कन्वर्ट हुए थे। तो ये जो है टीम हिंदुत्व, इसको इसीलिए ज्वाइन करना ज़रूरी है क्योंकि जो ये टीम हिंदुत्व नहीं है वो सारा एंटी इंडिया है। और जब आप भारत से नफरत करने लग जाते हो, जब आप अपने देश से नफरत करने लग जाते हो, फिर आप नफरत करते ही चले जाते हो, क्योंकि देश से प्रेम होना एक व्यक्तिगत हित से ऊपर होने की बात है। जैसे मुझे अपनी माता से, अपने पिता से, अपने भाई भाभी इनसे मतलब अपने रिश्तेदारों से प्यार होगा, वो एक जेन्युइन बात है। लेकिन मुझे देश से प्यार होगा तो मतलब मुझे ऐसे लोगों से प्यार होगा, ऐसे लोगों को मैं अपना मानूंगी जिनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ये एक मनुष्य के स्वार्थ से ऊपर की भावना है। तो जब ऐसी ही भावना हमें, ऐसी ही विचार हमें जोड़े रखती है, लेकिन जब ये विचार खत्म हो जाती है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं तो अरब से हूँ, मैं तो वेटिकन से हूँ, मैं तो पुर्तगाल से हूँ, तो वो जो है भावना खत्म होते ही शत्रुता का रूप ले लेती है। तो वीर सावरकर जी कहते थे कि असल में प्रॉब्लम ये है कि एक हिंदू जब चला जाता है हिंदू मत से, तो वो ये नहीं कि वो दूसरे मत का हो गया, वो शत्रु हो जाता है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो
टीम हिंदुत्व इसीलिए ज्वाइन करनी ज़रूरी है। देखिए रिचर्ड डॉकिंस, जिनकी एक पुस्तक भी मैंने पढ़ी थी, गॉड इज़ नॉट ग्रेट, इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वैसे मैं एथीस्ट हूँ, लेकिन मैं इस्लाम के सामने टीम क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि इस्लाम जो है पूरी फ्रीडम को नष्ट कर सकता है। जो वेस्टर्न अचीवमेंट्स हैं, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अचीवमेंट्स हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, फ्रीडम है, पर्सनल फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सब कुछ नष्ट करने की क्षमता रखता है इस्लाम, और हिंसा के द्वारा। इसलिए मैं इस्लाम के सामने में टीम क्रिश्चियनिटी हूँ, वैसे मैं एथिस्ट हूँ। तो इस तरह के कुछ लोग भी होते हैं जो ऐसा विचार रखते हैं। तो जैसे मैं कुशाल मेहरा जी को सुन रही थी, उनका भी यही विचार है कि वो टीम हिंदुत्व है लेकिन वो एथिस्ट हैं। तो जो इस तरह के लोग हैं ये भी होते हैं दुनिया में। तो ये मैंने काफ़ी चीज़ों पर बात की। आप इन मुद्दों के बारे में जिनकी मैंने चर्चा की क्या सोचते हैं, ज़रूर इस वीडियो में बताइएगा। और कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम का तो गुब्बारा फूटा ही जा रहा है। तो हिंदू आतंकवाद का गुब्बारा फूटा, मैंने एक वीडियो बनाया है अपने बुकोपीडिया मुख्य चैनल पर, आप ज़रूर देखिएगा। हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर वोट चोरी का जो है बोगस गुब्बारा वो भी फूट गया। NDCA प्रोटेस्ट में जो ड्रामा किया गया था कि मुस्लिम्स की नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, किसी भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं गई है। अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट तक हल्ला मचा दिया गया होता, लेकिन फिर भी ये ड्रामा हुआ। फॉर्म बिल्स लागू हो गए तो हमारे किसान भूखे मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पूरा विदेशों से फंड लेके यहाँ पर ये ड्रामे किए गए, और ध्रुव राठी जैसे लोग झूठ बोलते पाए गए कि 700 किसानों की मृत्यु हो गई है। कैसे हो गई? गवर्नमेंट ने ना तो उन पर लाठीचार्ज किया, ना उन पर गोलियां बरसाई, तो किस तरह से मृत्यु हो गई? क्या नेचुरल डेथ लोगों की हो गई और उसी को ये कहा गया कि इस प्रोटेस्ट की वजह से मरे हैं? हरियाणा और पंजाब के किसानों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी इस नाटक में हिस्सा लेके, जबकि भारत के 22 राज्यों में ये कानून लागू हो चुका है। और ये मंडी सिस्टम से जो है इस तरह से जो बिचौलिए हैं, जो आड़ती हैं, उनसे निजात मिल चुकी है, और जो फार्मर्स हैं अपनी उपज को सीधा बेच सकते हैं। तो इस तरह से ये फार्म बिल का ड्रामा भी खत्म हो गया। पहलवान वाला ड्रामा जो बृजभूषण के खिलाफ हुआ था, पहलवान वाला ड्रामा, आपको पता है कि जो महिलाएं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था वो कोर्ट में बयान दर्ज कराने ही नहीं आई और वो केस खारिज हो गया। तो किस तरह से एक आदमी को बदनाम कर दिया जाता है क्योंकि वो थोड़े दबंग टाइप का दिखता है और बोलता भी है, बस उसको ये कह के बदनाम कर देना। और बाकी जो जितने भी पहलवान थे जिन्होंने ये नाटकबाजी की, ये बहा देंगे, क्या कहते हैं, मेडल बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बाद में जाके सबने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो अब ये राहुल गांधी का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का ड्रामा कि मैं तो लोगों की वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का चक्कर है, इसकी वजह से इकोनॉमी क्या देश तक बर्बाद हो जाते हैं। सबको बराबर देने की जो जिद होती है, जब ईश्वर ने ही सबको बराबर नहीं दिया है, तो ये जो जिद होती है, इसकी वजह से जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी न्याय वाली नाटक को भी लोगों ने जाने दिया, छोड़ दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये चलती रहती हैं। और आपको ये बात देखिए, जो सरकार होती है वो बेसिक सुविधाएं, मतलब एक प्लेटफॉर्म ज़रूर प्रोवाइड करती है कि चलो प्राइमरी एजुकेशन सबको होनी चाहिए, चलो सबको भारत में रोज़गार करने का, पढ़ने लिखने का अवसर मिलना चाहिए, इस तरह की चीज़ें कर सकती है। लेकिन अगर सरकार ये जिद करने लगे कि नहीं, सबको एक ही जैसी नौकरी करनी होगी, सबको एक जैसा काम करना होगा, या एक ही जैसी शिक्षा मिलेगी, कोई अपने लेवल पे कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, तो क्या होता है कि लोगों का मोटिवेशन खत्म हो जाता है कुछ ज़्यादा अचीव करने का, कुछ ज़्यादा करने का। और वो मोटिवेशन के खत्म होते ही अर्थव्यवस्थाएं नष्ट हो जाती हैं। तो जैसे वेनेजुएला में हुआ, ऐसे बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं इस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, या सीधा शब्दों में कहें तो इस लेफ्ट वाला जो सिस्टम है, जो कम्युनिज्म है, साम्यवाद की जिद है, इसकी वजह से नष्ट हो गई। तो साम्यवाद का जो साम्राज्यवाद है वो इस्लाम के मुताबिक ही है, सब कुछ नष्ट करने की क्षमता रखता है। और मुख्य ध्येय क्या है? ताकत हासिल करना। तो साम्राज्यवाद का जो ध्येय होता है वो ताकत हासिल करना, दूसरों के जीवन को नियंत्रण करने की जो क्षमता होती है उसे ही पावर कहते हैं, उसे ही ताकत कहते हैं। तो इस्लाम का उद्देश्य भी लोगों पर शरिया लागू करना है और पूरी दुनिया को इस्लाम के अंडर लाना है, उनके जीवन पर नियंत्रण हासिल करना है, ताकत हासिल करना है। और यही उद्देश्य जो है साम्यवादी, सामवाद, समाजवाद, इस तरह की विचारधारा वाले, कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट, माओवाद, लेनिनवाद, ये जितने भी सिस्टम हैं, आप इसको समझिए, उनका भी यही उद्देश्य है, लोगों के जीवन पर नियंत्रण करना, अर्थव्यवस्थाओं पर नियंत्रण करना हिंसा के माध्यम से। और दोनों ही अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, साम दाम दंड भेद हर तरह का रास्ता अपनाते हैं। तो भेद करते हैं, मतलब जो समाज है उनको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे
इस्लामी कभी नहीं चाहेंगे कि ईसाई भी भारतीय हिंदुओं के साथ आकर इस लव जिहाद वाले मामले पे या इस्लामियों के जो ये धर्मांतरण है, घुसपैठ वाला मामला, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो वो हमेशा आप में भेद करते रहेंगे। समझाना मतलब इस तरह के प्रोग्रेसिव लोगों को अपनी तरफ लेकर आना, उनको ये बताना कि हम कितने पीड़ित हैं, टूल किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपने देखा होगा कि अचानक एक ही बात कैसे आ जाती है, ऑल आइज ऑन रफा वाली बात कैसे आ जाती है, कैसे सबको अचानक से फ़लस्तीन की इतनी पड़ गई, जबकि भारत में इतने जेनोसाइड्स हुए हैं और हमारे देश के पड़ोस में बांग्लादेश में हो रहे हैं हिंदू जेनोसाइड, उसकी फिक्र नहीं पड़ती इनको। अचानक से इन्हें फ़लस्तीन की इतनी कैसे पड़ गई। तो ये सारा का सारा दाम देकर, पैसे देकर, दंड देकर, जो भी इनके विचार का नहीं होता उसे कैंसिल करके, भेद, सारी चीज़ों, सभी स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है लोगों पर नियंत्रण करने के लिए और सत्ता हासिल करने के लिए। तो ज़ाहिर तौर पर मैंने काफ़ी मुद्दे कवर किए हैं। कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।